सुधांशु। देखिए, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ दिक्कत है तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली कम्युनिटी जैन है, वो अल्पसंख्यक नजर नहीं आती है। इन्होंने कभी अपने जमाने में किसी गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया हो तो बता दीजिए। हमने सिख सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी वो नजर नहीं आती। अनुराग भदौरिया जी बैठे, इनसे पूछ लीजिएगा कभी किसी ईसाई को भी बनाया है यूपी में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने कहा उसमें अब मुस्लिम भारत में खतरे में नहीं, एक वर्ड ऐड कर देते, जो कट्टरपंथी मुस्लिम है वो खतरा महसूस कर रहा है, और वो बात बिल्कुल सही है। अच्छा और सच्चा मुसलमान देख रहा, विकास के अवसर देख रहा है। जो व्यक्ति इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता, बिजनेस करना चाहता है, वो मुस्लिम देख रहा नई संभावनाएं, और जो अपराधी और आतंकवादी उसे खतरा महसूस हो रहा है। बस एक शब्द उन्होंने शायद छोड़ दिया है, वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उनके जमाने में उन्हीं का जलवाए जलाल होता था, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। हम G20 में सिर्फ एक लाइन में कहना चाहेंगे, मान्यवर, ये यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ मिलकर हम सबसे बड़ा दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। आप तो वो थे जो कहते थे राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और सऊदी अरब तेल देना बंद कर देंगे। इधर राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट भी बनने जा रहा है, और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है, और यूनाइटेड अरब अमीरात ने और सऊदी अरब ने और इजिप्ट ने और फिलिस्तीन ने, 4 बड़े मुस्लिम कंट्रीज जो मुस्लिम पॉलिटिक्स की धुरी माने जाते हैं, उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। जनाब, ये अंतर है, हम किस ढंग से अपने विषय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं और कैसे आप रखते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो दिख गया जी। अबे दुबे 40 सेकंड रिबटल, देन अनुराग भदौरिया 40 सेकंड। अबे जी, अमीश जी, जिस मिडिल ईस्ट यूरोपियन इंडियन कॉरिडोर की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ सुर्खियां ना बनी रहे। मेरा आग्रह इतना है कि क्या मोदी जी ने बायलैटरल में अमेरिका से जीएसपी की बात की, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस? जब अमेरिका से ट्रंप से गले मिले मोदी जी तो 1000 आइटम हम जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस बात की कि G20 की आड़ में जानते बहुत बड़ा खेल हो गया, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस अमेरिका के हैं उसको निर्बाध रूप से हिंदुस्तान में आयात की अनुमति दे दी गई। आने वाले समय में इस मुद्दे पर देश का समूचा किसान आंदोलन, ठीक है, तो ये इनका कहना है G20 में खेल हो गया है। एक बात और, एक आखिरी बात, अनुराग भदौरिया को लेके आने दीजिए मुझे, अनुराग भदौरिया को लेके आने दीजिए। अनुराग यू मेड योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया, लेट मी गेट अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, मैं अखिलेश जी को पढ़ रहा था, उन्होंने बोला विदेशी मेहमानों को तो सोने की थाली में 56 भोग परोसे, देश के करोड़ों लोगों को बस 5 किलो अनाज के भरोसे है। अब आप मुझे बताइए अनुराग जी, घर में खाना थाली में खाते हैं या पत्तल में खाते हैं आप अपने? अब बोल लूं मैं, मुझे पूरा विश्वास है मेरा कि आप मुझे नहीं टोकेंगे, जैसे आप सुधांशु जी को सुन रहे थे। हाँ, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सवाल सुधांशु जी ने कहा कि जनता नई संभावनाएं तलाश, सुधांशु जी ने जो कहा वो कह नहीं पाए। सुधांशु जी, जनता नई संभावनाएं तलाश रही है, 2024 में आपकी विदाई कर देगी। उसका जो आपकी वानगी है ना, वो घोसी से शुरू हो गई है, जहां पे कहीं टिक नहीं पाए। तो आप समझ लीजिए, जनता संभावनाएं खोज रही है, आपको नहीं देखना चाहती है। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। जिस तरह से अगर हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति गरीब है या अमीर है या कमजोर है, मेरा हिंदुस्तानी है, मेरा भाई है, अगर गरीब है तो सरकार उसको पैरों पे खड़ा क्यों नहीं कर पाई? सरकार उसको ढकने की कोशिश क्यों कर रही थी? उनके सामने पर्दे क्यों लगाए गए? क्या वो हमारा खून नहीं है? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हम उनको ढक देंगे जब कोई मेहमान आएगा हमारे देश के अंदर में? तो इसके मतलब कि आपने उनके लिए कोई काम ही नहीं किया। अगर आपने उनके लिए काम किया होता तो आज आपको पर्दा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, ये जो बोला अखिलेश जी ने, आप क्या कहना था? बाइडेन को चाय और रस खिला के वापस भेज देते? आप बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैंने तो आपको बोलने दिया। नहीं देंगे आप। आप 1.25 मिनट बोले, आप बोलने नहीं देंगे। 1.25 मिनट बोले, 50 सेकंड बोलने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर ये आप मुझे बताइए, आप अपने घर में खाना पत्तल में खाते हैं या प्लेट में खाते हैं? सवाल पे सवाल होगा, आप सवाल पे सवाल पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। सवाल पे सवाल पूछ लीजिए, जवाब दीजिए। अब आप अपनी बात मनवाने के लिए 30 सेकंड जो बोलो, टाइमर ऑन कर रहा हूं मैं, टाइमर ऑन कर रहा हूं, 30 सेकंड दिया आपको। हाँ, देखिए, अगर आपने डाउन कर दिया था तो डाउन ही कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु, कर दो डाउन, क्योंकि आप बोलने नहीं दोगे, फिर कहोगे मैंने डाउन कर दिया ऑडियो। कमाल के आपकी हिम्मत है कि आप सुधांशु जी का डाउन कर दो, हिम्मत है आपकी, हमारा डाउन कर दोगे आप? ये है, ये देश की स्वतंत्रता है बोलने में। देख लीजिए आप, देखो दर्शकों, हम बोलने लगेंगे तो मेरा ऑडियो बंद हो जाएगा, सुधांशु जी का बंद नहीं हो सकता, ये दिक्कत है। मैं कह रहा हूं
कि देश के अंदर में अगर हमने अपने गरीबों को अगर उनके घर में हमने ऐसी व्यवस्थाएं की होती, उनको पैरों पे खड़ा होता, तो आज ढकने की जरूरत नहीं पड़ती और लोग जो हमारे चांदी की थाली में खाते हैं हमारे लोगों को भी खाने को मिलता। इसमें क्या बुराई है भाई? हम अगर ये मांग कर रहे हैं कि गरीब आदमी भी चांदी की थाली में खाए, गरीब आदमी को भी रोजगार मिले, गरीब आदमी भी शांत से 40 सेकंड हो गए, ऑडियो को अब डाउन करना पड़ेगा। ये निरंतर 2 मिनट बोलते हैं फिर उसके बाद कुछ बोलते हैं। देखिए सुधांशु जी का ऑडियो डाउन नहीं होता, मेरा ऑडियो, सुधांशु जी 1 वर्सेस 3 कर रहे हैं। सुधांशु जी का ऑडियो डाउन कर दें, इनका ऑडियो आप इनको जितना मर्जी ऑडियो आप इनको ऑडियो खोल दो, लास्ट में शिकायत ही करते हैं। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, आप अपनी बात को रखा, इत्मीनान से बात करिए। ओके सुधांशु जी मैं इनका फैक्चुअल जवाब देता हूं और एक्चुअल जवाब भी देता हूं। ये अखिलेश जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये बेंगलोर और मुंबई में 5 सितारा होटल में जब ये INDIA/घमंडिया की बैठक हुई थी तो पत्तल में खाना खाए थे क्या? एक कुल्हड़ में चाय पिए थे क्या? जवाब दे दो। या हाथ में दोने में लेके खाए थे? अरे भाई अब जब अपना टर्न आया था जवाब दीजिएगा। इसलिए सबको पता है, बोलने से पहले जरा ध्यान कर लेना चाहिए। और मैं यह भी बात बता दूं मान्यवर, वो जो हरे रंग का वो पर्दा लगाया गया था, मान्यवर आपको तो हरे रंग से एक अतीव प्रकार का प्रेम है, वो इसलिए नहीं लगाया गया था गरीबों को ढकना है। जाके फुटेज देख लीजिए, जब राजघाट पे सारे लोग थे उसके भी चारों तरफ वो हरा पर्दा लगा था। वो सिक्योरिटी रीजन से लगता है, चूंकि हर बस्ती के अंदर, हर घर के अंदर, हर खिड़की पे जाकर सैनिटाइजेशन नहीं किया जा सकता, वहां से कोई भी स्नाइपर खड़ा ना हो और किसी तरीके से आने जाने वाले VIP को टारगेट करके कोई गोली टाइप चलाने की स्थिति ना हो, इसलिए उन चीजों को बंद किया जाता। इसीलिए राजघाट में भी जब कार्यक्रम चल रहा था तो सड़क पे वही हरे रंग का पर्दा लगा था। दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए, वो सिक्योरिटी रीजन का प्रोटोकॉल है। पर ये पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि है जो कहते हैं कि साहब वो गरीबों को ढकने के लिए किया गया था। और खुद जो है दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर 8 साल से, लगभग 8 साढ़े 8 साल से तो आपकी गठबंधन की सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। उससे पहले भी आप ही की सरकार थी 15 साल तक, यानी कांग्रेस की सरकार थी। तो दिल्ली का आप कह रहे हैं इसका मतलब विकास नहीं हुआ, ढकना पड़ रहा है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, आपको सिर्फ हरा पर्दा दिखा पूरे कार्यक्रम के अंदर, आपको G20 के पूरे कार्यक्रम के अंदर सिर्फ कमियां दिखी। क्या आपको लगता नहीं है कि कई बार क्रेडिट देना चाहिए, जो चीज अच्छी हुई है उसको अच्छा बोलना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि हमारे देश में G20 हुआ, अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको देश का बताती तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये ज्यादातर कोशिश करते हैं मार्केटिंग करने का। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड से पैसा नहीं खर्च किया है, ये राष्ट्र का पैसा है, देश का पैसा है, देश का नाम हुआ है, तो हम सबका बात हुई है। तो हम जब सबकी बात करते हैं तो ये क्यों कोशिश करते हैं? नहीं 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 नहीं, देश का कैसे बनता है? एक सेकंड आज ओके, ऑडियो डाउन, एक सेकंड सुधांशु होल्ड करिए। अनुराग भाई ये जरा बताइए कि देश का कैसे बनता है G20? क्या एक डेफिनेशन बताइए, देश का G20 कैसे बनता है, बताइए। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, टाइम दिया। आप बोल लूं, देश का G20 कैसे बनता है? हाँ बोल रहा हूं। देश के मैंने बोला कि देश के अंदर में जो हमारा देश है विभिन्न प्रदेशों से मिलकर बना है। यहाँ लीडर अपोजिशन भी हैं, लीडर सत्ता पे भी हैं। जब सत्ता दल ये प्रोग्राम करा रहा होता है लोकतंत्र में, तो उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि सभी दलों को बुलाने की कोशिश करे, सभी जो गणमान्य लोग हैं देश के अंदर में उनको बुलाया जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। जो भी इस देश के अंदर में सम्मानित व्यक्ति है, जिसका देश में कभी ना कभी संवैधानिक पद पे रहा है, उसे बुला के उसको इनवाइट करने में क्या दिक्कत थी? हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। बुलाना चाहिए था, धर्मेंद्र यादव जी को बुलाना चाहिए था। फिर आपने देखिए, आपके साथ दिक्कत है कि आपसे गंभीर डिबेट हो ही नहीं सकती। अब आप कहां से कहां चले गए? गंभीर डिबेट हो रही है। तो आपने बोला ना कि गणमान्य लोगों को बुलाना चाहिए था। क्या पूरे देश के सीएम सर इनवाइटेड नहीं थे? सरकार आपके साथ क्या केंद्रीय मंत्री इनवाइटेड नहीं थे? अरे दिक्कत ये क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, कितने लोगों को, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, क्या सरकार ने उसको इतनी तरह से, जिस तरह से खुद को प्रमोट किया, क्या उन लोगों की सुधांशु रिप्लाई 30 सेकंड, सुधांशु रिप्लाई, सुधांशु शाह रिप्लाई। बस शॉर्ट में जवाब देता हूं, और मुझे लगता है अभय जी को भी मेरी बात के बाद जवाब देना चाहिए। देखिए, ये गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ समस्त मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, जो अपनी अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया। क्या नड्डा जी इनवाइटेड होते तब आप कहते? ये बिल्कुल डिमार्केटेड है कि जो गवर्नमेंट पोजीशंस में उनको बुलाया जाएगा, जो नॉन गवर्नमेंट पोजीशंस में उनको नहीं बुलाया जाएगा। और मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए 1983 में नॉन अलाइन समिट हुई थी, कितने मुख्यमंत्रियों को बुलाया था? चलिए, अभी 2010 में बैराक ओबामा आए थे,
डिनर आयोजित किया गया था। नितिन गडकरी जी को बुलाया था क्या? जवाब दीजिए, नितिन गडकरी जी को बुलाए थे क्या? ओके, तो वही आप करोगे। वाह वाह, बधाई बधाई बधाई। मतलब जो पिछली सरकारों ने, अरे नहीं भाई, वो सिर्फ सरकारी को बुलाया जाता है और एक और नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। अखिलेश जी को क्यों नहीं बुलाया? अमित जी, आप क्यों कहते हो कि हम अलग हैं? एक आप क्यों कहते हो हम अलग हैं? माने जो उन्होंने किया था वही हम करेंगे। एक सेकंड, ताली बजाने से पहले भैया, ताली बजाने से पहले और सुनो। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सिर्फ सुषमा स्वराज जी की भेंट, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे एक अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, ब्रेक के बाद वापस लौट के आते हैं। एक बड़ी खबर के साथ मैं वापस आ रहा हूं। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ होंगे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। जो राहुल गांधी ने यूरोप यात्रा में अपनी बोला है, बहुत बड़ा बोला है राहुल गांधी ने। ब्रेक के बाद उस खबर पर लौट रहे हैं। कनेक्टिविटी और आर्थिक गठजोड़ के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इसे चीन की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के प्रभावकारी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट तैयार करना है। बताया गया, इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें से एक प्रस्तावित परियोजना यूएई, सऊदी अरब समेत पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए जोड़ा जाएगा। ये योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान के बाद शी जिनपिंग के होश उड़ गए हैं। चीन के इस बहुत बड़े झटके के पीछे भारत और अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। दावा है कि इन दोनों देशों ने मिलकर चीन के BRI प्रोजेक्ट का विकल्प तैयार किया और उसे दुनिया के सामने पेश भी कर दिया। इसकी सबसे खास बात यह है कि BRI की तरह इसके लिए 10 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द कागजों पर नजर आ रहा ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतर जाएगा। Forge a groundbreaking new partnership that will connect India to Europe, with the Middle East and Israel, with transportation by rail and by shipment through and energy supplies and digital connections that are going to open up untold opportunities for transformative economic investment through on that entire corridor. जाहिर है कि भारत, अमेरिका और सऊदी के गठजोड़ से तैयार हो रहा ये कॉरिडोर चीन की उम्मीदों और सपनों पर पानी फेरने वाला है। लेकिन जहां बात दुनिया की भलाई की हो, तो चीन जैसे स्वार्थी और विस्तारवादी देश को ऐसा झटका लगना लाजमी है। The global South's capacity to grow by sending, we're going to have a new railroad from India all the way across to the Mediterranean, shipping lanes and pipelines across the Mediterranean through Europe up into Great Britain and beyond. That's all about economic growth. It has nothing to do with hurting China or helping China. It has to do with dealing with everything from climate change to making sure that these countries can succeed economically and grow. इस प्रोजेक्ट की घोषणा के 60 दिनों के भीतर इसका पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इस पर सऊदी अरब में जमीन पर रेल की पटरियां बिछाने का काम भी शुरू हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन का जिस तरह से शानदार आयोजन किया गया, उसके लिए पूरी दुनिया भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इतने भव्य तरीके से किया जो आज तक नहीं हुआ, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग एक खास रणनीति के तहत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी। क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तुर्की सहित कई अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक। मोदी की खास रणनीति ने उड़ाई पाकिस्तान और चीन की नींद।
इतिहास कैसे रचा जाता है ये मोदी को पता है। भारत का दुनिया में डंका कैसे बजाया जाता है ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। और दुश्मन को कैसे दोस्त बनाया जाता है इसका फॉर्मूला सिर्फ मोदी के पास है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दुनिया की निगाहें भारत पर ही टिकी थी। भारत कितने अच्छे तरीके से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर पाता है, समूची दुनिया यही देखने के लिए टकटकी लगाए बैठी थी। लेकिन भारत ने इस बार वो इतिहास रच दिया जो अब तक किसी देश ने सोचा भी नहीं था। G20 शिखर सम्मेलन का इतना भव्य आयोजन कभी नहीं किया गया। 60 शहरों में 200 बैठकें कराना आसान नहीं, हजारों लोगों के डेलीगेट्स को पूरे देश में घुमाना आसान नहीं। लेकिन मोदी ने ये दिखा दिया कि वो है तो कुछ भी मुमकिन। चीन और पाकिस्तान भी टकटकी लगाकर भारत को निहार रहे थे, मगर इसी बीच मोदी ने खास रणनीति अपनाई और दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ा दी। चीन जिसे अपना दुश्मन बना रहा है और पाकिस्तान जिससे कर्ज मांग रहा है, मोदी ने उन्हीं देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक पर बाजी पलट दी।